ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इनलैंड वाटरवेज। तो जो भी आपके रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज़ होते हैं इनको हम इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट वाटरवेज रहे हैं हमेशा से। बोट्स और स्टीमर्स को हमने यूज़ किया था एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार्गो के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी। तो इनलैंड वाटरवेज का जो डेवलपमेंट है वो 3-4 रीजन्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो नेविगेबिलिटी, विड्थ और डेप्थ ऑफ द चैनल, प्लस वाटर कितना फ्लो कर रहा है, तो कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो, और क्या ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी अभी आपके पास करंटली है इन यूज़। देखो, रिवर्स जो रही है ना वो हमेशा से एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रही है डेंस फॉरेस्ट में। और जो भी आपका बहुत ही हैवी कार्गो होता है जैसे कि कोल हो गया, सीमेंट हो गया, टिम्बर हो गया, मेटालिक ओर्स हो गए, इनको हमने ट्रांसपोर्ट किया है इनलैंड वाटरवेज की हेल्प से। एंशिएंट टाइम्स में रिवरवेज ही हमारे मेन हाईवेज थे ट्रांसपोर्टेशन के, बट इनकी अब इम्पोर्टेंस जो है वो लूज़ हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिला रेलवेज से, प्लस वाटर डाइवर्ट हो गया इरिगेशन पर्पसेस की वजह से, और इनके पुअर मेंटेनेंस की वजह से जो इनलैंड वाटरवेज की इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई। जो सिग्निफिकेंस रही है रिवर्स की इनलैंड वाटरवेज में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रेड की, उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़ किया गया है। एंड इसके लिमिटेशंस के बावजूद भी हम जो है रिवर्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि हम उनकी नेविगेबिलिटी को इन्हांस कर सके बाय ड्रेजिंग, स्टेबलाइजिंग रिवर बैंक्स एंड बिल्डिंग डैम्स एंड बैरेजेस फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो लिमिटेशंस तो हैं, बट इन लिमिटेशंस को हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं 3 चीज़ों की हेल्प से। सबसे पहले तो हम डैम्स और बैराजेस को बिल्ड करें ताकि जो वाटर फ्लो है उसको रेगुलेट कर सकें। ठीक है, फिर रिवर बैंक्स को स्टेबलाइज करना और नेविगेबिलिटी को इन्हांस करना ड्रेजिंग के थ्रू। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम कुछ इनलैंड वाटरवेज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है राइन वाटरवेज। जो राइन है वो फ्लो करती है जर्मनी और नेदरलैंड से, और ये नेविगेबल है 700 किलोमीटर्स फ्रॉम रॉटरडैम इन नेदरलैंड्स टू बेसिल इन स्विट्ज़रलैंड। जो ओशन गोइंग वेसल्स है वो कोलोग तक पहुंच जाती है और रू रिवर इसको ज्वाइन करती है फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये फ्लो करती है थ्रू अ रिच कोल्ड फील्ड एंड द होल बेसिन हैज़ बिकम अ प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। डसेल्डोर्फ राइन पोर्ट है फॉर दिस रीजन, काफ़ी सारा टनेज मूव करता है, तो ये वर्ल्ड की जो है मोस्ट हेविली यूज इनलैंड वाटरवे है। कम से कम 20,000 ओशन गोइंग शिप्स और 2 लाख इनलैंड वेसल्स यहाँ पर अपने कार्गोज़ को एक्सचेंज करते हैं। प्लस इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है उसको ही कनेक्ट करती है बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कनेक्ट करती है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दानुबे वाटरवे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे है जो कि सर्व करता है ईस्टर्न यूरोप को, और ये जो रिवर है वो राइज करती है ब्लैक फॉरेस्ट में, और ये ईस्टवर्ड ही फ्लो करती है थ्रू मैनी कंट्रीज़। ये नेविगेबल है अप टू टोरना सेवेरीन, और जो चीफ एक्सपोर्ट आइटम्स हैं यहाँ पे वो है वीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। नेक्स्ट है वोल्गा वाटरवे। तो ये रशिया में है, एंड ये रशिया में वैसे तो काफ़ी सारी डेवलप्ड वाटरवेज है, उनमें से वोल्गा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये नेविगेबल वाटरवे है 11,200 किलोमीटर्स तक, एंड ये ड्रेन करती है इनटू कैस्पियन सी। तो इसके अलावा जो वोल्गा मॉस्को कनाल है वो कनेक्ट करता है उसको मॉस्को रीजन से, और जो वोल्गा डोन कनाल है वो उसको कनेक्ट करता है ब्लैक सी से। नेक्स्ट है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे। तो जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की, सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी एंड ओंटारियो, ये कनेक्ट है बाय सू कनाल एंड मेरिन कनाल, और ये फिर एक इनलैंड वाटरवे फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो सेंट लॉरेंस रिवर की जो एस्चुरी है ग्रेट लेक्स के साथ, वो एक यूनिक कमर्शियल वाटरवे जो है बनाते हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो पोर्ट्स है इस रूट पे जैसे कि डुलुथ एंड बुफेलो, दे आर इक्विप्ड विद ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ ओशन पोर्ट्स, एंड लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स आर एबल टू नेविगेट अप द रिवर अप टू मॉन्ट्रियल। बट यहाँ पे गुड्स को हमें ट्रांसशिप करना पड़ता है स्मॉलर वेसल्स में क्योंकि यहाँ पे रैपिड्स हैं, एंड इसी की वजह से कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया अप टू 3.5 मीटर डीप, इन्हीं चीज़ को रैपिड्स को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, लास्ट है हमारा मिसिसिपी वाटरवेज। तो जो मिसिसिपी ओहियो वाटरवे है वो कनेक्ट करता है इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए को गल्फ ऑफ मेक्सिको से, जो कि साउथ में है। लार्ज स्टीमर्स जो है वो मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। अब हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट ये कॉस्टली बहुत है। फास्ट तो है एंड बट ये प्रेफर किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनको लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना होता है, बहुत ही जल्दी ट्रैवल करना होता है। देखो, वैल्यूएबल कार्गो
भी हम इससे मूव कर सकते हैं रैपिडली ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल, एंड ये ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है टू रीच इनएक्सेसिबल एरियाज़। एयर ट्रांसपोर्ट ने कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन ला दिया है पूरे वर्ल्ड में। तो जो फ्रिक्शंस क्रिएट किए जाते हैं माउंटेनियस स्नो फील्ड्स में या फिर इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेंस में, वो ओवरकम हो चुके हैं और एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ हो चुकी है। जो एयरप्लेन है वो वेरी आर्टिकल्स पहुंचाते हैं एस्किमोज जो कि नॉर्दर्न कनाडा में हैं, एंड हिमालयन रीजन में भी जब रूट्स ऑब्स्ट्रक्ट किए हो जाते हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, अवलांचेस और हैवी स्नोफॉल, उस टाइम पे भी हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं टू ओवरकम दैट हिंड्रेंस। और इस टाइम पे जो एयर ट्रैवल है वो एक ओनली ऑल्टरनेटिव है टू रीच सच प्लेस। इसके अलावा एक नया एस्पेक्ट ये है कि एयरवेज के पास एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। फॉर एग्जांपल जब यूएस ने एयर स्ट्राइक्स किए थे, यूएस और ब्रिटिश फोर्सेस ने इराक को, और एयरवेज का नेटवर्क एक्सपैंड भी हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है एयरक्राफ्ट की और उनके ऑपरेशंस की, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट डेवलप्ड डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि हैंगर्स, लैंडिंग, फ्यूलिंग, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ फॉर दीज एयरक्राफ्ट्स। और जो कंस्ट्रक्शन होता है एयरपोर्ट्स का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड इट इज़ डेवलप्ड मोर इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। एट प्रेजेंट कोई भी प्लेस इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो 35 आवर्स अवे हो, एंड जो ट्रैवल बाय एयर है उसको हम आवर्स एंड मिनट्स में मेजर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स। Frequent air services are available to many parts of the world, although UK pioneered the use of commercial jet transport. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट किसने फर्स्ट पायनियर किया था, दैट वाज यूके। यूएसए ने डेवलप किए थे पोस्ट वॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन। आज मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइंस आर देयर जो कि रेगुलर सर्विसेज ऑफर करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। एंड जो रीसेंट डेवलपमेंट है जैसे कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, उसने तो पूरे कोर्स ही चेंज कर दिया, फ्यूचर कोर्स ही चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है वो लंदन और न्यूयॉर्क का डिस्टेंस सिर्फ 3.5 आवर्स में कवर कर सकता है। नेक्स्ट है इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। तो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है कि एक डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट है इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स की। डेंस नेटवर्क है ईस्टर्न यूएसए में, वेस्टर्न यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में। यूएसए अलोन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द एयरवेज। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो, ये नोडल पॉइंट्स हैं जहाँ से एयर रूट्स कन्वर्ज करते हैं या रेडिएट करते हैं टू ऑल दी कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका में एयर सर्विसेज कम है। जो 1035 लैटिट्यूड्स है वहाँ पे लिमिटेड एयर सर्विसेज है क्योंकि एक स्पार्सर पॉपुलेशन है, लिमिटेड लैंड मास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एयर सर्विसेज है वो भी कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइपलाइंस के बारे में। पाइपलाइंस जो है दे आर यूज एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेज जैसे कि वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फॉर एन अनइंटरप्टेड फ्लो। वाटर तो सप्लाई होता ही है, दैट टू यू ऑल आर फेमिलियर विद, बट कुकिंग गैस, एलपीजी, दैट इज़ ऑल्सो सप्लाइड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पाइपलाइंस के थ्रू हम लिक्विडिफाइड कोल को भी ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, और न्यूजीलैंड में मिल्क इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज। यूएसए में एक डेंस नेटवर्क है ऑयल पाइपलाइंस का जो कि प्रोड्यूसिंग एरियाज़ को कंज्यूमिंग मार्केट्स तक लिंक करते हैं। और बिंग इंच एक फेमस पाइपलाइन है जो कि पेट्रोलियम कैरी करती है ऑयल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक। 17% ऑफ ऑयल फ्लाइट पर टन किलोमीटर इज कैरिड थ्रू पाइपलाइंस इन यूएसए। यूरोप, रशिया और वेस्ट एशिया और इंडिया में पाइपलाइंस को हम यूज़ करते हैं टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज एंड टू पोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स। तुर्कमेनिस्तान जो है सेंट्रल एशिया में, उसने एक्सटेंड की है पाइपलाइंस टू ईरान एंड चाइना। एक प्रपोज्ड ईरान इंडिया व पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल और नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि अगर डेवलप हुई तो इट विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशंस की। सो जो ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव बीन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन। जो टेलीग्राफ है दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। उसके बाद अर्ली और मिड 20th सेंचुरी में जो अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी है दैट enjoyed a monopoly over USA's telephone industry. In fact, जो टेलीफोन था it became a critical factor in the urbanization of America. फर्म्स जो है उन्होंने सेंट्रलाइज करी अपनी फंक्शनिंग को सिटी हेडक्वार्टर्स में, और उन्होंने अपने ब्रांच ऑफिसेज लोकेट करे स्मॉलर टाउन्स में। आज भी जो टेलीफोन है वो बहुत कॉमनली हम उसको यूज़ करते हैं, एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें सेल फोन्स का यूज़ होना इट वॉज मेड पॉसिबल बाय सैटेलाइट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। आज देयर इज़ अ फिनोमिनन पेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू था वो था थ्रू द यूज़ ऑफ ऑप्टिक फायर केबल्स।
Faced with mounting competition, telephone companies all over the world soon upgraded their copper cable system to include optic fiber cables. तो ये जो है ऑप्टिक फाइबर केबल्स ये लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डेटा को अलाउ करती है टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, सिक्योरली एंड वर्चुअली एरर फ्री. जब इन्फॉर्मेशन का डिजिटाइजेशन हुआ 1990s में, तो टेलीकम्युनिकेशन स्लोली कंप्यूटर्स के साथ मर्ज कर गया और इंटीग्रेटेड नेटवर्क के फॉर्म में एज इंटरनेट के फॉर्म में इमर्ज किया. सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आपने इतना याद रखना है कि कम्युनिकेशन जो है थ्रू सैटेलाइट्स वो एक न्यू एरिया ऑफ कम्युनिकेशन हमें दिखा सिंस 1970s, जब यूएसए और फॉर्मर यूएसएसआर ने स्पेस रिसर्च को पायनियर किया. तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो सक्सेसफुली डिप्लॉयड है अर्थ की ऑर्बिट में, जिससे हम जो है रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब को एक्सेस कर सकते हैं विद लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन, जिसकी वजह से जो यूनिट कॉस्ट एंड टाइम है वो कम हो चुका है. इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुई है? इंडिया में आर्यभट्ट को लॉन्च किया था 1975 में, भास्कर 1 को लॉन्च किया था 1979 में, रोहिणी को लॉन्च किया था 1980 में और एप्पल को लॉन्च किया था 1981 में थ्रू एरियन रॉकेट. एक बार लिख लेते हैं टू समराइज. आर्यभट्ट, भास्कर 1, रोहिणी एंड आपका एप्पल. तो ये हुआ था 1975, 1979, 1980 एंड दिस वाज इन 1981. नेक्स्ट, साइबर स्पेस विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस एंड एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, जो कि हर एक जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं. एंड जो स्पीड है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क स्प्रेड हो रहा है दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड. ठीक है, एंड इसमें इतना ही है मतलब याद करने